Hello everyone and welcome back once again for the sessions of line by line explanation of the chapters. हम क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 को कवर अप कर रहे थे. हम एक पार्ट कवर अप कर चुके हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज वाला. आज हम इस सेशन में इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि वो सेकेंड पार्ट क्या है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. तो हमारे पास जो आज की ये स्टोरी है इसका टाइटल है कि मैं कार चलाना चाहता हूं. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. इस कहानी में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश. तो मुकेश नाम का एक लड़का है जो इंसिस्ट करता है, मतलब जोर देकर, स्ट्रेस देकर अपनी बात कहता है कि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. खुद का मालिक बनना चाहता है मतलब खुद का कोई काम करना चाहता है जिसमें वो खुद मालिक हो. ठीक है, तो वो क्या कहता है आगे और अपना ड्रीम जाहिर करते हुए, क्या अनाउंस करते हुए कहता है, ही अनाउंसेस आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. तो वो ये कहना चाहता है, ये कहता है, ये घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. अब यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई जो है वो हमारी राइटर हैं, हमारी ऑथर हैं, अनीस जंग हैं, जो कि उससे ये पूछती हैं कि क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता भी है. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. When we look straight into the eyes of another person, इसका मतलब है कि हम fully confidently बात कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर मुकेश ने full enthusiasm से, full confidence से आंसर देते हुए क्या कहा कि मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा, कार चलाना सीखूंगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. देखो इस लाइन में ना आपको 2-3 बातें पता चल रही हैं. क्या पता चल रहा है कि मुकेश जो है वो कहाँ का रहने वाला है, वो फिरोजाबाद का रहने वाला है. फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? जैसे हम कहते हैं ना नागपुर के संतरे मशहूर हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से फिरोजाबाद जो है वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है. चूड़ियां जहां पर बनाई जाती हैं, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है. अब उसका जो ये ड्रीम है, कार सीखना, कार चलाना सीखना, मोटर मैकेनिक बनना, उसका ये ड्रीम, उसका ये ख्वाब एक मायरेज की तरह, मतलब सिर्फ एक इल्यूजन की तरह, एक मात्र दिखावे की तरह प्रतीत होता है. ऐसी गलियों में, फिरोजाबाद की ऐसी गलियों में जो कि धूल से भरी हुई होती हैं, तो उस धूल के मद्देनजर उसका ये ड्रीम भी धुंधला सा प्रतीत होता लगता है. ठीक है, अब जो फिरोजाबाद है उसकी स्ट्रीट्स को डस्टी क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां पर बैंगल मेकिंग वाला काम होता है तो वहां पर वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ये आगे देखिए आपको नाम बताया भी हुआ है, तो इसलिए उसकी वजह से वहां उन फैक्ट्रीज की वजह से जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, तो साफ सुथरा नहीं होता है. इसलिए डस्टी स्ट्रीट्स यहाँ पर फिरोजाबाद की आपको बताई गई हैं. आगे फर्दर आपको क्या बताते हैं, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. मतलब हर दूसरा परिवार जो है वो फिरोजाबाद में रहने वाला जो परिवार है वो किस काम में लगा हुआ है, वो बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है, चूड़ी बनाने वाले काम में, व्यवसाय में लगा हुआ है. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. मतलब आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि फिरोजाबाद जो है ना वो मेन एरिया है, इंडिया का सेंटर एरिया आपको कहा गया है, जहां पर जो ज्यादातर फैमिलीज हैं उन्होंने ना पुश्तें लगा दी हैं, मतलब जनरेशंस से वो ये काम करते हुए आ रहे हैं, भट्टियों में काम कर रहे हैं, ग्लास को वेल्ड करना मतलब मोल्ड करना, तभी तो वो सर्कुलर शेप में बैंगल बनकर तैयार होती है. कांच की चूड़ियां हैं, ग्लास की बनी हुई होंगी ना, कांच की बनी हुई होंगी, तो वो कांच भी मोल्ड किया जाता है, गर्म कर कर उसे गोल आकार दिया जाता है. फिर जो लैंड, मतलब
भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि भारत की जमीन पर जो ज्यादातर औरतें हैं, सबके लिए जो बैंगल्स हैं वो मेनली इसी सेंटर एरिया मतलब फिरोजाबाद में बनकर तैयार होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इट सीम्स। आगे क्या कहते हैं, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। तो मुकेश का परिवार भी बैंगल मेकिंग वाले काम में ही लगा हुआ है, तो इसलिए वो भी वन ऑफ देम ही है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो काफी लंबी लाइन है, हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे टुकड़ों में इसे। None of them know, कोई भी नहीं जानता उनमें से, that कि क्या नहीं जानता कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन दी ग्लास फर्नेंसेज। मुकेश जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेंसेज मतलब जहां पर ये बैंगल मेकिंग वाला काम होता है ना, वहां वाली भट्टियों में, और ऐसी भट्टियां हैं वो जहां पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, ग्लास को मोल्ड करना है, वेल्ड करना है, तो ऑब्वियसली है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रखा जाता होगा। तो ऐसी जगह पर बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर करवाना एक इलीगल काम है, जबकि इसके बारे में वहां पर कोई भी नहीं जानता। अब जो वो फर्नेंसेज हैं वहां का आपको एटमॉस्फेयर क्या बताया है, इन डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा डार्क हो और बहुत ही ज्यादा डर्टी भी हो, तो मतलब अंधकार से भरी हुई हैं, अंधेरे से भरी हुई हैं और बहुत ही ज्यादा गंदगी भी है। ऐसी सेल्स, सेल्स का मतलब हम बेसिकली यहाँ पर वो बैटरी वाला सेल नहीं कहेंगे, यहाँ पर सेल का मतलब हम उस एक पर्टिकुलर छोटे से कमरे या उस छोटी सी फैक्ट्री की जगह को कहेंगे जहां पर वो फर्नेंसेस लगाई गई होती हैं, जहां पर ना तो हवा का कोई बंदोबस्त होता है और ना ही लाइट आने के लिए, मतलब ना ही कोई प्रॉपर रोशनी की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहां पर कहते हैं कि अगर कानून लागू कर दिया जाए, इफ एनफोर्स अगर कर दिया जाए, तो वहां से मुकेश जैसे और जो 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं उनको इन गरम भट्टियों से निकाला जा सकता है। वेयर दे, जो वहां पर काम कर रहे हैं, दे स्लॉग देयर डे लाइट आर। स्लॉग का मतलब क्या होता है, स्लॉग का मतलब होता है कि जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, तो यहां पर है कि बेचारे बच्चे अपना सारा का सारा दिन का जो टाइम है वो इन अंधेरी भट्टियों में गुजार देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और ऑफन और कई बार होता भी क्या है कि उन्हें अपनी आंखों की चमक से, यहां कहेंगे आंखों की रोशनी से भी हाथ धोना पड़ता है, मतलब वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं आपको, मुकेश आईज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो मुकेश की आंखों में ना एक ब्राइटनेस आ जाती है, बीम का मतलब यहाँ पर शाइनिंग से है, चमकने से है, तो मुकेश की आंखों में एक चमक सी आ जाती है जब वो ना पहल करता है और मुझे ये कहता है कि आप मेरे घर चलो। ठीक है, मतलब मुझे अपने घर लेकर जाता है, किसे, अनीश जंग को। ठीक है, और कैसे लेकर जाता है, जब वो घर लेकर जाता है ना कि चलो चलो मेरे घर चलो, तो वो प्राउडली ये बात कहता है, मतलब अभिमान से ये बात भी कहता है कि अभी अभी हमने रेनोवेट करवाया है, रीबिल्ड करवाया है, तो इसलिए आप मेरे घर चलो। ठीक है, कि मैं आपको अपने घर लेकर जाता हूं। तो अब अनीस जंग साथ में जाती हैं। अब क्या बताते हैं आपको, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। मतलब अब अनीस जंग आपको क्या बताती हैं कि हम चलकर गए और जिन गलियों से हम गुजर रहे थे वहां की जो नालियां थी वो बहुत ही ज्यादा स्मेल कर रही थी। क्यों स्मेल कर रही थी, क्योंकि वो चोक हो चुकी थी, जैम हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी। किसकी वजह से, गार्बेज की वजह से, मतलब कूड़ा करकट बीच में फंसा हुआ था जिस करके बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। आगे क्या बताते हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state।
मतलब ऐसे घर जिन्हें हम बेसिकली कहेंगे कि कहने के नाम पर तो झोपड़ियां कहा जा रहा था, मतलब छप्पड़ बन चुके थे, दीवारें जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्रम्बल मतलब फॉल होने वाली, गिरने वाली ही बनी हुई थी कि अभी गिरेंगी अभी गिरेंगी। डोर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा वॉबली का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, स्टेबल ना हो। तो इस तरीके के दरवाजे लगे हुए हैं, कोई भी विंडोज नहीं थी। और ऐसे घरों से, ऐसी झोपड़ियों से हम गुजरते हुए आगे बढ़े, जहां पर ये देखा गया या ये पाया उन्होंने कि ज्यादातर जो वो झोपड़ियां या जो वो छपड़ी बनी भी हुई हैं, वहां पर बेसिकली ऐसी फैमिलीज रह रही हैं जहां पर ह्यूमंस भी हैं और एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, जैसा कि पहले एंशिएंट टाइम पर हुआ करता था। तो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिमिवल स्टेट का मतलब यहां पर आपको कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्डनेस जो है इस एरिया की आपको दिखाई गई है, बताई गई है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो जैसा हाउस, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि घर कैसा था, तो जो आपको यहां पर फीचर बताया गया है कि कोई खिड़की नहीं थी, दरवाजे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, वॉल्स जो थी वो ऐसी लग रही थी कि अभी फॉल करेंगी, क्रम्बल करेंगी, तो ऐसी ही कुछ झोपड़ी जो है वो मुकेश की थी। तभी कहा ना कि वो ऐसे एक घर के आगे रुकता है, ऐसे एक घर के दरवाजे के आगे रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर। अब डोर जो है वो लकड़ी का नहीं था, आयरन का था, लेकिन कमजोर सा ही था। उसे बैंग करता है मतलब खटखटाता है विद हिज फुट, पैर से ही, और पैर से ही उसे पुश भी कर देता है, एंड पुशेज इट ओपन, और पैर से ही पुश कर कर उसे ओपन भी करता है। अब आपको क्या बताते हैं, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक का मतलब यहाँ पर हट से ही है, तो यहाँ पर अब मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि आधी बनी हुई झोपड़ी में हम दाखिल हुए। इन वन पार्ट ऑफ इट, अब इसके एक हिस्से में जो ऑथर हैं उन्होंने क्या देखा, थैच्ड विद डेड ग्रास, मतलब कवर्ड विद, एक हिस्सा जो था वो सूखी घास से कवर था। हम जैसे कह देते हैं ना कच्चा मकान, झोपड़ी होती है तो वो घास फूस से छपड़ी सी बनी हुई होती है, तो इस तरीके से आधा हिस्सा जो है वो कवर्ड था, किससे, स्ट्रॉ से या ड्राई ग्रास से। ठीक है, अब आगे क्या बताते हैं, लेकिन इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। तो यहाँ आपको ये बताते हैं कि एक हिस्से में उन्होंने क्या देखा ऑथर ने, कि एक फायरवुड स्टोव मतलब एक चूल्हा सा है जिस पर एक सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल या वेसल रखा हुआ है, और उसमें क्या उबल रहा था, उसमें पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन दी ग्राउंड, और जमीन पर क्या रखा हुआ था, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, तो आप एल्यूमिनियम की प्लेट्स कह सकते हो, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, तो और ज्यादा सब्जियां, कटी हुई सब्जियां वहां पर पड़ी थी। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि वेजिटेबल्स बन रही थी, सब्जी बन रही थी। ठीक है, अब कौन बना रही थी, A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। तो एक फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमजोर, तो एक कमजोर जवान औरत खाना बना रही थी। किसके लिए बना रही थी, पूरी की पूरी फैमिली के लिए बना रही थी। और कौन से वक्त का खाना था, इवनिंग मील, मतलब शाम का या रात का खाना बनकर तैयार हो रहा था। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, तो आंखें जो थी, क्योंकि यहाँ फायरवुड स्टोव बताया गया है आपको, लकड़ी का जिसमें ईंधन इस्तेमाल होगा, तो इसलिए उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हमें देखकर स्माइल किया। अब का क्या बताते हैं कि वो कौन थी, शी इज दी वाइफ ऑफ, या कौन है, शी इज दी वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, की वो मुकेश के बड़े ब्रदर की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, दी डॉटर इन लॉ ऑफ दी हाउस, तो मतलब घर की बहू के तौर पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उसे मिलना शुरू हो गया था, ऑल्दो एज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। आगे क्या है बताते हैं, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उस पर 3 men की, 3 आदमियों की जिम्मेवारी भी थी, और वो 3 आदमी फैमिली में कौन बताए गए हैं, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। ठीक है, तो मुकेश है, मुकेश का ब्रदर है और उनके पिताजी हैं। वेन दी ओल्डर मैन एंटर्स
शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। देखो वेल का मतलब होता है घूंघट। अब घूंघट जो है वो अब किससे कर रही है? ऑब्वियसली है कि अपने फादर इन लॉ को देखकर। तो ओल्डर मैन का मतलब यहाँ पर मुकेश के पिताजी से है कि जब वो दाखिल हुए तो उस वक्त उसने क्या किया, वो बड़े ही आराम से दीवार के पीछे, टूटी हुई दीवार या क्रम्बल करती हुई जो दीवार थी उसके पीछे गई है और उसने हल्के से धीरे से घूंघट जो है वो चेहरे पर कर लिया है। एज कस्टम डिमांड्स, अब जैसे प्रथा चलती हुई आई है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, की घर के जो बड़े हैं, मेल हैं, उनके सामने जो बहू है वो घूंघट निकालकर रखती है। तो इस तरीके की प्रथा उनकी फैमिली में देखने को मिली। In this case, the elder is an impoverished bangle maker। अब आपको यहां पर बताया गया कि इस केस में, मतलब जब मुकेश के घर पर अनीस जंग गई थी तो उस केस में जो उन्होंने देखा कि एल्डर वो बड़ा कौन था या कौन है, इस केस में जो वो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक बैंगल मेकर हैं, मतलब वो चूड़ी बनाने वाले हैं मुकेश के पिताजी, जो कि क्या हैं, जो कि इम्पोवरिस्ड है। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गरीब, वेरी पुअर। तो एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही पुअर बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, की बहुत लंबे समय से हार्डवर्क किया है। अब कैसे किया है आपको ये ना सारा ये डिटेल भी बता रखा है कि पहले मुकेश के फादर क्या काम किया करते थे बैंगल मेकिंग के काम से पहले। फर्स्ट एज अ टेलर, कि वो पहले एक टेलर रहे, फिर उसके बाद मतलब पहले एक दर्जी रहे, फिर उसके बाद एज अ बैंगल मेकर। लेकिन ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, मतलब घर को भी नहीं अच्छे ढंग से तैयार कर सके, या सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल ना भेज पाने में भी मतलब उन्हें क्या है, कामयाबी नहीं मिली है, मतलब नाकामयाबी रहे हैं। All he has managed to do is teach them what he knows। अब क्या पता है उन्हें? The art of making bangles। तो जो काम वो कर पाए हैं, मैनेज कर पाए हैं, अपने बच्चों को टीच करना या सिखाना, वो वही चीज है जो उन्हें आती है, और उन्हें जो आता है वो है सिर्फ चूड़ी बनाना। आगे क्या बताते हैं? It is his कर्म, his destiny सेज मुकेश ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि ये तो कर्मों की बात है। तो कुछ इस तरीके का ही कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि मुकेश की जो दादी माँ है वो ये कहती है कि ये उसके कर्म है, कि हमारे कर्मों में ही है कि हमें बैंगल मेकिंग का काम ही करना है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो जो मुकेश के दादाजी हैं उनके बारे में अब आपको बता रहे हैं कि मुकेश की दादी माँ के जो हस्बैंड ऑब्वियसली है कि वो मुकेश के दादाजी लगे, तो उनको देखा है उस लेडी ने, मतलब ग्रैंड मदर ने देखा है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए। किस वजह से? जो पॉलिशिंग करते हैं बैंगल्स पर, चूड़ियों पर जो पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते वक्त जो धूल मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उस धूल की वजह से, मतलब होता है ना कि कांच किसी के हाथ में चुभ ना जाए, तो वो अच्छे से पॉलिशिंग करते हैं ना कि प्लेन रहे। तो उस वक्त वो जो धूल उड़ती है, वो जो छोटे छोटे बिल्कुल ही बारीक पार्टिकल्स उड़ते हैं कांच के, वो आंखों में जाने की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? लिनेज का मतलब होता है वंश। तो बेसिकली ना यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि उसकी जो दादी माँ है मुकेश की, वो ये कहना चाहती है कि शी इम्प्लाइज, वो ये कहना चाहती है कि क्या भगवान की तरफ से हमें जिस वंश में पैदा किया गया है, हम उस प्रथा को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? कि भगवान की दया से हम इस वंश में पैदा हुए हैं, तो जो हमारे पास, जैसे कहते होते हैं ना कि पुजारी का बेटा पुजारी ही बनेगा, तो इस तरीके का वो कंसेप्ट यहाँ पर बता रही हैं कि हम इस प्रथा को नहीं तोड़ सकते हैं। सो बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि हम चूड़ी बनाने वालों के कास्ट में पैदा हुए हैं।
दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो इसलिए उन्होंने, अब जो राइटर है वो अपनी तरफ से ये बात बता रही हैं, तो इसलिए वो उन्होंने और कुछ नहीं देखा है, उन्होंने बैंगल्स ही देखी हैं। बैंगल्स कहाँ कहाँ देखी हैं आपको ये सब यहाँ पर बता रखे हैं कि इन दी हाउस मतलब घर में भी देखी हैं, इन दी यार्ड आंगन में देखा है, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में देखा है, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे के आंगन में देखा है, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद तो फिरोजाबाद की हर गली में। सिंपल सी बात, हर जगह उन्होंने सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं, तो इसलिए उनके पास बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं है। स्पाइरल्स ऑफ bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो आपको यहाँ पर क्या बताते हैं, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स का मतलब, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी वो असाइनमेंट्स अगर बनाई हो, स्पाइरल बाइंडिंग करवाई हो, तो वो स्पाइरल गोल आकार का होता है ना, तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स का मतलब है कि वो गोल गोल शेप की बैंगल्स, और यहाँ पर ना आपको कलर्स बता रखे हैं, अलग अलग कलर्स की बैंगल्स, जो कि रेनबो के इंद्रधनुष के 7 रंगों में से ही निकालकर अलग अलग रंग की बैंगल्स जो हैं वो कहाँ पड़ी होती हैं, लाई इन माउंट्स मतलब हीप, ढेर लगे होते हैं चूड़ियों के, कहाँ लगे होते हैं, अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब अनटाइडी से, जो जहां बहुत ज्यादा साफ सफाई ना हो, ऐसे आंगन में वो चूड़ियां पड़ी रहती हैं। एंड फिर उसके बाद कहाँ पाइल कर दी जाती हैं, मतलब फिर वो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, रेडियां होती है ना, जैसे सब्जी वाला आता है अपनी रेडी लेकर, तो ये 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स का मतलब उन रेडियों से ही है कि जिन्होंने वो चूड़ियां फिर आगे बेचनी है, उनकी हैंड कार्ट्स पर वो लाद दी जाती हैं, पाइल ऑन कर दी जाती हैं, और उन्हें लेकर कौन जाता है, पुश्ड बाय, बेचने के लिए मतलब लेकर कौन जाता है, दीज आर पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग दी नैरो लेन्स, जो नैरो लेन्स है, गलियां हैं, वहां पर शैंटी ऑफ दी शैंटी टाउन, शैंटी टाउन का मतलब है यहाँ पर कि वो झोपड़ियों वाले वो टाउन जहां पर बहुत सारी हट्स बनी हुई हैं या झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो मतलब इस बैकवर्ड एरिया में सेल करने के लिए छोटे छोटे जो यंग मेन हैं, मतलब हम सिंपल फिर से वही चाइल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे कि वो नौजवान जो हैं उन्हें अपनी रेडियों पर लाद कर सेल करने के लिए लेकर जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स का मतलब फिर से झोपड़ियों से ही है, और अंधकार भरी हुई झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू दी लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, मतलब जो तेल के दीवे जलाए जाते होते हैं, तो यहाँ पर मोमबत्तियों से या दीवों से आपका इशारा है कि, और अंधेरी झोपड़ियों में सामने दीवे जलाकर कौन बैठता है, सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो मतलब फिर से आपको चाइल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अंधकार भरी हुई झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां जो हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठकर ग्लास को मोल्ड करना, कलर्ड ग्लास से किस तरीके से बैंगल बनानी है सर्कुलर शेप की, वो वेल्डिंग वाला काम उस अंधकार भरी हुई झोपड़ियों में बैठकर बच्चे करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू दी डार्क देन टू दी लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की बजाय उनकी जो आंखें हैं ना वो डार्कनेस से ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं, मतलब उसके मुकाबले ज्यादा यूज्ड हो गई हैं डार्कनेस की। दैट इज वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो युवा अवस्था तक पहुंचने से पहले ही एक्चुअली कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो अपनी आईसाइट से, मतलब अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धो बैठते हैं। अब आपको क्या बताते हैं, सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब का मतलब होता है डल, मतलब जो फीका फेड हो चुका हो, तो सविता नाम की एक यंग गर्ल के बारे में आपको यहाँ जिक्र किया गया है जिसने एक डल सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, तो एक बुजुर्ग या एक लेडी हैं, एल्डर लेडी हैं, उनके साथ वो बराबर में बगल में बैठी हैं, और क्या कर रही है सविता, शोल्डरिंग पीसेस
ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग का मतलब वेल्डिंग से ही है, तो वो पीस ऑफ ग्लास को मतलब वही बैंगल बनाने के लिए वेल्डिंग का काम कर रही है, गोल आकार देने के लिए वेल्डिंग का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वॉन्डर if she knows the sanctity of the bangles she helps make, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है मुझे हैरानी होती है, मतलब हो रही है। अनीस जंग ये कहती हैं कि मुझे हैरानी हो रही है कि क्या वो लड़की जिसके हाथ एक मशीन की तरह, जैसे मशीन की एक टोंग घूमती है, मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि जैसे एक मैकेनिकली एक मशीन वर्क करती है, उसका इंजन घूमता है, तो इस तरीके से वो लड़की भी मैकेनिकली काम कर रही थी। मुझे हैरानी है, वो लड़की भी काम कर रही है क्योंकि सब पे प्रेजेंट टेंस में है हमारे पास, तो मुझे हैरानी हो रही है कि क्या इस लड़की को सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, इन चूड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस है, इन चूड़ियों के साथ क्या पवित्रता जुड़ी हुई है, इसके बारे में पता है या नहीं। It symbolizes an Indian women's सुहाग, auspiciousness in marriage। तो आप सबको पता है कि जो चूड़ियां हैं उन्हें सुहाग की निशानियां कहा जाता होता है। तो आपको ऑथर यहाँ पर ये बताती हैं कि ये भारतीय महिला के लिए सुहाग की निशानी है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मैरिज के वक्त इसे बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस, इंपॉर्टेंट और पवित्र माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, अब सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से, और डॉन ऑन का मतलब है कि अचानक से एकदम उस पर आकर ये समय आएगा और उसे अचानक से इस बात का ना पता चलेगा। वन डे, एक दिन, वेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका जो सिर है वो लाल घूंघट से ढका हुआ होगा, मतलब सिंपल, जब वो शादी के जोड़े में बैठकर सजेगी उस वक्त उसे इन सुहाग की निशानियों के बारे में पता चलेगा, मतलब चूड़ियों की असली इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, मतलब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी हुई होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में, रिस्ट का मतलब कलाई होता है, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां जो है वो चढ़ी हुई होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस वक्त वो दुल्हन बनी हुई होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, और बिल्कुल इस तरीके की लेडी की तरह जो लेडी उसके बगल में बैठी हैं, मतलब वो एल्डरली लेडी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं कि जैसे ये लेडी है जो कि कई साल पहले दुल्हन बनी थी, तो बिल्कुल इसी तरह ही सविता भी एक दिन बनेगी। और देन शी विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब वो ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये इस एल्डर विमेन के बारे में कहा जा रहा है कि उसके हाथों में चूड़ियां तो अब भी हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, मतलब पेट भर खाना भी, एक वक्त का खाना भी उन्हें नहीं मिला। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन जिसमें क्लोथ्स वॉश करते हैं देखा हो ना, तो पानी निकलने के लिए जो वो बटन बना हुआ होता है उस पे ड्रेन लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर है ड्रेन ऑफ जॉय, उसकी वॉइस में जॉय नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी निकल चुकी है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि उसकी आवाज खुशी रहित थी, नहीं थी उसकी आवाज में किसी भी तरह की कोई खुशी। दुखी होते हुए वो ये कहती है, वो एल्डरली लेडी कहती है कि एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं ढंग से खाया है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is to make a house for the family to live in. तो अब आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ में ना उन्होंने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है,
सिर्फ एक यही चीज है जो इन्होंने मतलब रीप की है। रीप का मतलब क्या होता है, जैसे फसल बोते हैं तो फसल को काटना होता है ना, रीप करना। तो यहाँ पर है कि सारी साल की सारी उम्र की जो मेहनत है उससे उन्होंने ये कमाया है। ये एक एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर एक वंडर के फॉर्म में आपको यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि ये देखो ये कमाया है इन्होंने अपनी लाइफ में। अब उनके हस्बैंड के बारे में बताते हुए क्या कहती हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ऑब्वियसली है कि यहाँ पर अगर वो एल्डरली विमेन बताई गई हैं तो हस्बैंड एक ओल्ड मैन है विद अ फ्लोइंग बियर्ड, मतलब दाढ़ी जो है वो बहुत ही घनी है, लहराती हुई सी है। और वो क्या कहता है हस्बैंड कि मुझे सिर्फ बैंगल्स बनाने का ही काम आता है या आता था, तो इसलिए ऑल आई हैव डन, तो इसलिए जो मैं कर सका हूं मैंने क्या किया है कि अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए एक घर मैंने बना दिया है। अब हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। तो अब अनीस जंग फिर से वंडर होते हुए, हैरान होते हुए उसे सुनकर ये कहती हैं कि एक्चुअली अगर उसकी बात ध्यान से सुना जाए तो उस ओल्ड मैन ने वो चीज अपनी फैमिली को प्रोवाइड की है जो एक्चुअली बहुत सारे इंसान अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने से। और वो क्या है, फिर से एक एक्सक्लेमेशन साइन के साथ ही आपको नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि सिर ढकने के लिए एक छत का इंतजाम उन्होंने कर दिया है। चाहे वो छत जो है वो क्रम्बलिंग वॉल्स वाली हो, चाहे वो वॉबली डोर्स वाली हो, लेकिन फिर भी सिर ढकने की एक जगह का इंतजाम कर दिया गया है। अब आगे फर्दर आपको क्या बताती हैं, The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। देखो cry मतलब चीख, rings in every home, हर घर में एक ही चीख है। कौन सी चीख है? पैसा ना होने की चीख नहीं है कि बिजनेस चलाने के लिए, चूड़ी बनाने वाला बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, इस बात की चीख नहीं गूंजती है हर घर में। एक्चुअली नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला बन जाता है। तो जो चीख हर घर में रिंग करती है या सुनने को मिलती है वो है भर पेट खाना, या सिंपल आप ये कह सकते हो कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होना। ये चीख जो है वो हर घर में सुनाई देती है। द यंग मेन इको द लिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो जो यंग मेन हैं, मतलब जो अभी एल्डर नहीं हुए हैं, जो अभी जवान हैं, वो अपने एल्डर्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो अपने फादर्स या 4 फादर्स का ही जो लेमेंट है। लेमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे उनके लेमेंट का मतलब होता है अफसोस, जब किसी बात के लिए हमारे मन में निराशा हो कि हम अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पर है कि बैंगल मेकिंग का काम एक प्रथा के तौर पर फॉलो किया जा रहा था, तो एल्डर्स ने ये काम किया, वही सेम काम यंग मेन ने अडॉप्ट कर लिया, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो वो अपने एल्डर्स को जो अफसोस था, जैसे वो ये कहते रहे कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, हमें अफसोस है, तो वही सेम बात जो है यंग मेन के द्वारा बोली जा रही है, जो कि इको करती हुई। इको क्या होती है? इको का मतलब क्या होता है? जब हम बोलें और बदले में हमें वही साउंड इफेक्ट दोबारा से सुनाई देता हो, हमने साइंस में ये पढ़ा है, तो उसे इकोइंग इफेक्ट कहा जाता होता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यही बात की गई है कि जो यंग मेन हैं वो भी अपने एल्डर्स वाला अफसोस ही दोहराते हुए नजर आते हैं कि हम अपनी लाइफ में इन बैंगल मेकिंग की एक्टिविटी के अलावा और कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। तो ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ एक्चुअली बहुत ही कम बदलाव देखने को मिला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों से दिमाग को सुन्न करने वाला
नंब करने वाला, ये जो हार्डवर्क किया जा रहा है, ये जो टॉयल किया जा रहा है, एक्चुअली इसने सारे इनिशिएटिव्स को मार दिया है, सारी क्रिएटिविटी को मार दिया है, एंड किसी पर्सन की एबिलिटी टू ड्रीम को, मतलब ख्वाब देखने की जो एबिलिटी है, उस इच्छा शक्ति को भी खत्म कर दिया है। मतलब पीपल आर नॉट इन द स्टेट टू इवन थिंक कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस बात का ख्वाब देखना चाहिए, अपने ख्वाब को कैसे पूरा करना चाहिए, लोगों को ये भी करना नहीं आ रहा है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. देखो ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब वैसे तो हम बोलते होते हैं जाल में फंसाना, यहाँ हम सिंपल कहेंगे चीट करना। तो यहाँ आपको ये कहते हैं कि अनीस जंग कुछ यंग मैन के ग्रुप से ये कहती हैं, कुछ लोगों से ये कहती हैं यंग मैन से कि आप अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते हो, है ना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर लेते हो। किन्हें ये कहती है? वो उन यंग मैन को कहती है जो कि शाहूकारों के जो मध्यस्थ होते हैं, जो मिडलमैन होते हैं, उनके सर्कल में, उनके जाल में फंसे हुए हैं, और जिन्हें जैसे उनके फादर्स या फोर फादर्स को, मतलब एंसेस्टर्स को चीट किया जाता था, बिल्कुल इसी तरीके से उन्हें भी चीट किया जाता है, धोखाधड़ी उनके साथ की जाती है। बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पर पैसे दिया जाता है, चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा। तो इस तरीके से उनके ऐसे धोखों से अगर वो बचना चाहते हैं तो वो अपने आप को कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं, मतलब अपने आप के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो आगे आपको क्या जवाब सुनने को मिलता है? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर दी वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो जवाब ये सुनने को मिलता है दे से, मतलब वो यंग मैन कहते हैं, वो यंग मैन क्या कहते हैं कि अगर हमने ऑर्गेनाइज कर भी ली ना कोऑपरेटिव, अगर हमने एकजुट कर भी लिया, तो हम ही हैं वो जिन्हें पुलिस घसीटते हुए, होल्ड अप मतलब घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए लेकर जाएगी, मारेगी, पीटेगी, हमें जेल में घसीट कर ले जाएगी, और ऐसे काम के लिए ऐसा कहकर घसीटते हुए लेकर जाएगी कि हमने कुछ इलीगल, कुछ गैर कानूनी कर दिया है। देयर इज नो लीडर अमंग देम। तो अनीस जंग ये कहती हैं कि उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। तो ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी समस्या को अलग नजरिए से देखने में, सॉल्व करने में उनकी मदद कर सके, ऐसा कोई नेता उनके पास नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। तो मतलब जैसे उनके माता पिता जो कि इतने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, वो थके हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो भी थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. देखो ग्रुप से बात कर रही थी ना अनीस जंग, तो इसलिए वो जो ग्रुप है वो एंडलेसली, बिना रुके बात करता है। इन अ स्पाइरल मतलब चक्र, मतलब अगर सर्कल में बैठे हैं तो कभी एक बोल रहा है, कभी दूसरा बोल रहा है, कभी तीसरा बोल रहा है, और एक्चुअली घुमा फिरा के जो बातें उनकी हो भी रही हैं वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है? वो गरीबी से लेकर एपैथी। एपैथी का मतलब होता है कि जब कोई भी काम जो है वो ऐसा हो गया है जिसमें लोगों को अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मतलब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि हम इस सर्कल में जो फंसे हुए हैं, हम इस इनजस्टिस वाले सर्कल में जब फंसे हुए हैं तो इसमें से बाहर निकलें। तो दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, वो डिसइंटरेस्ट हो चुके हैं, उनकी स्पिरिट ही नहीं रही है, अब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, स्पिरिट लेस हो चुके हैं। तो पॉवर्टी गरीबी, एपैथी ग्रीड लालच, और इनजस्टिस मतलब इस अन्याय के बारे में ही उनकी जो बातें हैं वो चल रही हैं, उनकी ये बातें खत्म नहीं हो रही हैं। लिसनिंग टू देम, अब अनीस जंग ये कहती हैं कि उन्हें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग वर्ल्ड्स जो हैं वो देखने को मिले। अब वो दो वर्ल्ड, वो दो संसार कौन से देखने को मिले? वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty,
बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। मतलब एक साइड पर तो वो परिवार देखने को मिला जो कि गरीबी के सर्कल में, गरीबी के जंजाल में फंसा हुआ है, जिन जिन जो ये कलंक भी सह रहे हैं कि तुम इस बिरादरी में पैदा हुए हो, तुम इस कास्ट में पैदा हुए हो, तो तुम्हें ये काम ही करना है, इसके अलावा तुम और काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जो अदर देखने को मिला वर्ल्ड, वो क्या था, वो था ए विक्शियस सर्कल, एक ऐसा जंजाल जिसमें से बाहर निकल पाना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और वो सर्कल किसका है? शाहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड दी पॉलिटिशियंस। तो मतलब चाहे वो मिडलमैन कह लो, चाहे वो दलाल कह लो, चाहे वो पुलिसमैन मतलब जो पुलिस हैं, चाहे वो कानून के रखवाले कह लो, चाहे वो कोई भी सरकारी कर्मचारी कह लो, अफसर कह लो, या कोई भी पॉलिटिशियन कह लो, कोई भी नेता कह लो, तो इन सब का जो सर्कल है उसे एक अलग वर्ल्ड में, सेकेंड वर्ल्ड में कवर अप किया गया है कि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पिस रहे हैं वो दूसरे बेचारे गरीब हैं। Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। तो ऐसा लग रहा है कि मिलकर दोनों ने एक ऐसा भार बच्चों के कंधों पर डाल दिया है जिन्हें वो उतार नहीं पा रहे हैं। दैट इज वाई कि वो मजबूर हैं चाइल्ड लेबर करने पर। बिफोर ही इज अवेयर ही accepts it as naturally as his father। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब तक उस बच्चे को एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तब तक वो बच्चा नेचुरली ही इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है, इस बैंगल मेकिंग वाले काम को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि उसकी फादर ने किया। तो टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब आपको यहाँ पर क्या बताती हैं अनीस जंग? ये कहती हैं कि बैंगल मेकिंग के अलावा किसी और काम के बारे में सोचना, समझना, ड्रीम करना एक डेयर का काम है। मतलब हिम्मत चाहिए अगर आप अपने ट्रैक से अलग होना चाहते हो तो। एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयर करना ऐसे बच्चों के, या मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए कहती हैं कि उसके पालन पोषण का हिस्सा डेयर करना नहीं था। मतलब मुकेश को हिम्मत करना, हौसला दिखाना नहीं सिखाया गया। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। तो अब अनीस जंग ये कहती हैं कि जब मुझे एक झलक देखने को मिली, एक चिंगारी सी मुकेश के अंदर पैदा होते हुए ये दिखी डेयर वाली, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। आई वॉन्ट टू बिकम या आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। तो रिपीट करते हुए, वो दोहराते हुए ये कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home। तो यहाँ पर अनीस जंग बताती हैं, कहती हैं कि वो गैरेज जाएगा और वहां पे सीखेगा, लेकिन गैरेज जो है वो उसके घर से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो वो क्या कहता है? He insist, फिर से स्ट्रेस देते हुए कहता है I will walk, कि मैं पैदल चल कर जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent। अब ये क्वेश्चन किसने पूछा है? ये क्वेश्चन राइटर ने पूछा है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? लेकिन वो अचानक से शांत हो गया और फिर नो, उसने क्या जवाब दिया? नो। ही सेज स्टेयरिंग एट दी ग्राउंड। लेकिन नीचे जमीन पर देखते हुए ही उसने ये जवाब दिया कि नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता हूं। इन हिज स्मॉल ममर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। तो अब अनीस जंग ने ये रियलाइज किया कि जो वो नीचे जमीन पर देखकर थोड़ी सी आवाज में बुदबुदा रहा था, ममरिंग कर रहा था, उसमें थोड़ी सी एम्बेरसमेंट मतलब असमंजस सा या कंफ्यूजन सा महसूस हुआ ऑथर को, राइटर को, जो कि अभी रिग्रेट में मतलब किसी तरीके के पछतावे में नहीं बदला था। ही इज कंटेंट। एक्चुअली वो पछतावे में क्यों नहीं बदला था? जब उसके साथ ये प्लेन वाली बात की गई थी तो वो एम्बेरस ही हुआ था, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ही हुआ था। रिग्रेट क्यों नहीं हुआ था? He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town।
तो एक्चुअली वो सेटिस्फाइड है। कंटेंट टू का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, तो वो सेटिस्फाई है उन कारों के बारे में ड्रीम करने से के लिए लेकर जो कि वो देखता है कि उसकी टाउन में हॉन्क करती हुई, मतलब हॉर्न बजाती हुई जो कार्स को वो इधर से उधर उधर से इधर चलते हुए अपनी गलियों में देखता है, मतलब आंखों के सामने जो चीज उसे चलती हुई दिख रही है वो उसके ख्वाब देख रहा है। आगे रीजन बताते हैं प्लेन को लेकर कि उसने नो क्यों कहा था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के आसपास कुछ ही एयरप्लेन्स जो हैं, हवाई जहाज जो हैं वो उड़ते हुए दिखते हैं, तो इसीलिए मुकेश ने प्लेन को लेकर कभी ड्रीम नहीं किया। दैट इज वाई एम्बैरेसमेंट हुई थी थोड़ी सी लिटिल बिट, लेकिन वो उसके लिए उसने कभी भी रिग्रेट नहीं किया था कि मैंने क्यों नहीं सोचा कि मैं पायलट बनूं, मैंने क्यों सोचा कि मैं मोटर मैकेनिक ही बनूं, क्योंकि वो कार्स को देखता था आंखों के सामने बजाय की एयरप्लेन्स के। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कहानी है वो भी कंप्लीट हो जाती है, और किस तरीके से मुकेश अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनने वाला, किस तरीके से वो अपने विक्शियस सर्कल से बाहर निकलना चाहता है, बैंगल मेकिंग की एक्टिविटी को छोड़ना चाहता है, वो आपको इस चैप्टर के जरिए बताने की कोशिश की गई। एक्चुअली इस चैप्टर के जो दोनों पार्ट्स हैं इनके जरिए किस तरीके से चिल्ड्रन की, बच्चों की लाइफ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस पर स्ट्रेस देते हुए आपको ये दोनों की दोनों स्टोरीज प्रेजेंट की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रही। मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया है, अगर आपने अभी तक वो नहीं सुना है तो काइंडली वो भी जरूर चेक कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू दी फेवर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।